Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be talking about gender wealth inequality, then India Australia civil nuclear deal के बारे में we will be discussing, then biogas and then we will be talking about citizenship education. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये समझना है इनइक्वालिटी क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया के केस में देखें तो जो मेन है इनको जो सैलरी है वो ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में एक इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अगर आप इंडिया की सोसाइटी को देखेंगे तो यहाँ पे पेट्रियार्कल नेचर भी है जहां पर वुमेन के पास कम फ्रीडम है एज कंपेयर टू मेल। तो वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एंड यूएन की रिपोर्ट जिसे काउंटिंग व्हाट काउंट्स। तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात को ऊपर डिस्कशन की गई है। तो कहते हैं कि भाई देखो अब आप इनकम इनइक्वालिटी देख रहे हो तो वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको जेंडर वेल्थ इनइक्वालिटी को भी फोकस करना चाहिए। ये सिस्टमैटिक डिस्पैरिटी को देखता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आदमी के पास पैसा है तो पैसे से ये कुछ कैपिटल एसेट भी खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कोई जमीन खरीद लिया, कोई लाइक आप कह सकते हो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट करेगी, कैपिटल गेन होगा इसमें एंड फिर फर्दर वो उस चीज को इन्वेस्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई नेट वेल्थ जो अक्यूमुलेट करता है कोई पर्सन, एसेट अक्यूमुलेट करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप जेंडर वेल्थ इनइक्वालिटी में मेजर करते हो। वेयर एज जेंडर वेज गैप में आप सिर्फ डे टू डे इनकम के बारे में बात कर रहे हो। तो कहते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है कि भाई हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं होने देंगे एंड प्लस मेन एंड वुमेन इक्वली पे किए जाएंगे उनके सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए। अब यहां कहा जाता है कि भाई आप जब वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करते हो तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को भी देखते हो। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि भाई ये सिर्फ बात ये नहीं है कि फीमेल को 61% या 89% तक डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में वो वर्क कर रही है उतना ही मिल रहा है पैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी 100 घंटे काम कर रहा है तो लाइक सॉरी एक महिला 100 घंटे काम कर रही है तो भी उसको मेल के काउंटर पार्ट कम सैलरी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छे यहाँ पर इसे $1000 मिलने थे तो लाइक आदमी को इस चीज के लिए सेम इससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो यहां आपको यह समझना होगा कि ये जो 61% या 89% आर्ली वेजेस की बात की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि कितना कम एक महिला एक आदमी से कमाती है 1 घंटे या एक समय की सैलरी में। बट यहाँ पे एसेट्स की ऑनरशिप की बात की जाए तो वुमेन बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट्स और कस्टमरी लॉ के अंदर इस चीज को पूरी तरह से एक्यूमुलेट नहीं किया गया। जैसे इनहेरिटेंस की बात की जाए, प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात की जाए तो इसमें वुमेन का अधिकार नहीं है और जिसकी वजह से इनको कोलैटरल का एक्सेस नहीं मिल पाता एंड जिसकी वजह से फॉर्मल सेक्टर से इनको लेंडिंग नहीं मिल पाती है। तो कहते हैं रिटायरमेंट और पेंशन भी इनका इतना ज्यादा कुछ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कहते हैं अब ये केयर गिविंग इकोनॉमी में ज्यादा इंक्लूड इन्वॉल्व रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल शादी होगी तो महिला ने जॉब छोड़ दी, बच्चा हो गया तो महिला ने जॉब छोड़ दी एंड आगे जब जैसे फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो जाते तब भी महिला ने यहाँ पे जॉब छोड़ दी। तो कहते हैं कि भाई इनकी इंटरप्टेड जो सर्विसेज रहते हैं इसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते और ओल्ड एज में पेंशन नहीं मिल पाती। अब महिलाएं जो हैं वो मेन को आउटलिव कर देती है और इस वजह से आपको एल्डरली एज में यानी ओल्ड एज पॉवर्टी इनके केस में देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई सोशल नॉर्म और मदरहुड की पेनल्टी इन्हें झेलनी पड़ती है, फॉर्मल जॉब्स मिल नहीं पाती है, प्रमोशन बहुत लिमिटेड रहती है, वो एक प्रॉब्लम रहती है। फिर उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, ऑल्दो बाकी जो आपके धर्म है उनमें सक्सेशन एक्ट इतना वर्किंग नहीं भी है, चलो हिंदू में आया भी तो उस केस में भी आपको एक चीज यहां पे देखने को मिलती है कि इक्वल राइट्स मिले बट इसको क्लेम करने में हिचक रहती है क्योंकि सोसाइटी इस चीज को अलाउ नहीं करती है। फिर वुमेन की बात की जाए एससी एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के केस में यहां पे आप कह सकते हो कि जो जेंडर है, कास्ट है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज कहीं ना कहीं वुमेन के अगेंस्ट चली जाती है।
देन अनपेड केयर, जो घर में बच्चों की देखभाल, बड़ों की देखभाल, वो कहीं ना कहीं इनको इम्पेक्ट करती है। एंड ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, जहां पे आप देखते हो महिलाएं ज्यादातर लो पेड, इनफॉर्मल और इनसिक्योर जॉब में काम करते हैं। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कहते हैं कि भाई अभी ग्लोबल वेल्थ के अंदर टॉप 10% की बात की जाए तो 75% ग्लोबल वेल्थ को अक्यूमुलेट करके बैठे, एंड टॉप बॉटम 50% सिर्फ 2% रिसोर्सेज को ही रखते हैं। जबकि इंडिया के केस की बात की जाए तो टॉप 10% 58% नेशनल इनकम का आज की डेट में होल्ड करते हैं, एंड बॉटम 50% सिर्फ 15%। एंड अगर देखा जाए तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया में, 15% के आसपास। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो टोटल आपका इंडिया के अंदर टॉप 10% 65% ऑफ टोटल वेल्थ को अक्यूमुलेट करके बैठे हैं, एंड 1% लगभग 40% के आसपास वेल्थ को अक्यूमुलेट करके बैठे हैं जो टॉप में आते हैं। तो कहा जाता है कि भाई एनसी सक्सेना कमेटी ने ये पहले ही कहा था कि भाई हमें वुमेन के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए इन्हें जो जैसे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसमें वुमेन का भी नाम, खासकर जो गवर्नमेंट स्कीम में होता है उसमें वुमेन का भी नाम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई अभी हमारे सामने चैलेंजेस ये है कि लेबर मार्केट के मैट्रिक्स के अंदर आज भी हम आर्ली मैट्रिक्स के ऊपर फोकस्ड है। वुमेन कैपिटल को कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं, एसेट ओनरशिप को हम इग्नोर करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की बात की जाए आज भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, एंड इस सेक्टर की मैट्रिक्स कैलकुलेशन पूरी प्रॉपर नहीं है। अनअकाउंटेड प्रोडक्टिव आवर्स की बात की जाए तो मेल से मुकाबले में फीमेल ज्यादा काम करती है, बट स्टिल उनको वहां पर उसका पैसा नहीं मिलता। एंड यहाँ पे वुमेन्स की जो लैंड टाइटल्स में अंडर रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड आपको एक जो ग्रॉस वेल्थ डाटा है उसमें वुमेन्स के रिगार्डिंग काफी सारी पॉलिसीज में लूपहोल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तो कहते हैं कि भाई आप आर्ली मैट्रिक्स को छोड़ के एनुअल के ऊपर फोकस कीजिए। जेंडर सेग्रीगेशन मतलब आपकी जो पॉलिसीज हैं उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह की डाटा माइनिंग के थ्रू पॉलिसीज को डिजाइन करें जहां पर जेंडर बेस्ड आपके डाटा को भी वो रिवील करे। तो कहते हैं कि भाई अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मदर जब भी इनके पास एसेट्स वगैरह होता है तो चाइल्ड की सर्वाइवल, हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव होती है। रिप्रोडक्शन जो डोमेस्टिक आपकी वायलेंस है उसके अंदर भी आपको रिडक्शन देखने को मिल सकता है, एंड इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगी। तो यहाँ पे ये आपके जो दो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। अब बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की डील की। देखो यूरेनियम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आप ये कह सकते हो हब है एक यूरेनियम का। तो अभी रिसेंटली बायलैटरल जो अभी मीटिंग हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया गया और यहाँ पे ये कहा गया कि भाई सिविल पर्पसेस के लिए इंडिया इस यूरेनियम को यूज कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एक्चुअल में 2012 से 14 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाइक हमने वैसे तो इनके साथ लाइक न्यूक्लियर डील कर ली थी बहुत पहले, बट यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी तो उससे पहले तक ये कहते थे कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हैं हम या तो उसके मेंबर्स के साथ ही यहाँ पे लाइक ये डील करेंगे लाइक यूरेनियम के अंदर, या आप ये कह सकते हो कि जो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी को जिन्होंने साइन किया उन लोगों के साथ ही हम यहाँ पे लाइक आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियर डील के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बट आप यहाँ पे देखते हैं कि 2012 से 14 के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज किया, जहां पर 2012 में ये इन्होंने अपना स्टांस चेंज किया और 2014 में इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट एक साइन कर दिया। और 2015 के नवंबर के बाद से ही एक तो जैसे जो स्टॉक पैल्स है इनको चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को परमिशन नहीं देना चाहती थी, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि दोनों के बीच में कुछ रेजिस्टेंस था। बट अभी 2026 की मीटिंग के टाइम पे मोदी और अल्बेनीज के बीच में जो ये मीटिंग हुई है यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट, जिसके थ्रू अब हम इनके साथ यहाँ पे लाइक न्यूक्लियर डील कर चुके हैं। मतलब अब आने वाले समय में हम यूरेनियम को इंपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। वैसे कजाकिस्तान आज भी दुनिया का अनडिस्प्यूटेड हैवी वेट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे आपको लाइक ये चाइना, रशिया, यूरोप और यूएस को ये सप्लाई करता है। देन कनाडा की केमिको जो अभी इसके साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन किया, तो ये भी आपकी हाई ग्रेड यूरेनियम प्रोवाइड करता है। एंड अगेन यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई इनके साथ भी हमने अभी एग्रीमेंट साइन कर लिया। नामीबिया और उज्बेकिस्तान भी यूरेनियम प्रोड्यूस करता है बट ओपन माइनिंग के थ्रू ये प्रोक्योर करता है। तो थोड़ी
ये यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा है, तो बीजिंग यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। कहते हैं जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और यहाँ पे आपकी वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेके हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो यूरेनियम हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मोर ओवर यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग और अकाउंट डेडलॉक को हमने ओवरकम कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। एंड फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इसको कम कर सकते हैं। बट अभी अगर आप देखें तो देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस ये हैं कि भाई अभी ये जो रिपोर्टिंग वगैरह की बात हो रही है, क्या पिछले हमारे स्टॉक पाइल्स को भी ये कैलकुलेट करेंगे कि नहीं, इस बात के ऊपर संशय है। और हमारे क्या न्यूक्लियर जो मिलिट्री के लिए हम वॉरहेड्स बनाते हैं उसके ऊपर भी चेकिंग रहेगी, वो भी इस एग्रीमेंट में अभी पब्लिक डोमेन में इसकी नॉलेज नहीं डाली है। तो वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउ तो नहीं किया होगा, बट स्टिल उसके बारे में कोई एग्रीमेंट के अंदर नॉलेज नहीं डाली है। देन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है, तो एकदम से उसको शिफ्ट करना, ट्रांजिट करना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। तो ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सेस रिजर्व है, एंड इंडिया के 100 गीगावाट के एम्बिशन को हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप को चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी से डिल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ये काफ़ी बढ़िया है। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने होंगे जल्द से जल्द। एंड एडवांस रिएक्टर्स के लिए हमें फोकस करना होगा यहाँ पे, एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करना होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में देखनी है। आइए अब बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? जैसे आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को आप एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हो, जिससे आपकी बायोगैस निकलती है। अब ये जो बायोगैस है ना, इस बायोगैस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 55 से 65% ही मीथेन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली इसे व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने अब ये डिसाइड किया है कि भाई हम रॉ बायोगैस को कन्वर्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो इसमें हम इसको मॉइस्चर रिमूवल यूनिट से पास करते एंड हाइड्रोजन सल्फाइड स्क्रबर के थ्रू पास करते, जहां पे ये जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें इसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड लगभग 90% कंसंट्रेशन के साथ मिथेन को यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो कहते हैं कि मिथेन जो आपके व्हीकल्स वगैरह में यूज की जाती है, जो आपकी सीएनजी के नाम से जानी जाती है, वो 90% मिथेन को कंटेन करती है, एंड इसकी क्लोरोफिक वैल्यू काफी हाई है, यानी 52,000 जॉल्स के आसपास। कार्बन एमिशन इसमें कम रहेगा, एंड हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर पाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट बेटर रह पाएगा। बट इसमें एनर्जी सिक्योरिटी आपकी इनहेंस होगी, आप वेस्ट से पैसा कमा पाएंगे, रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी, एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो सक्सेस है हम यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर पाएंगे। बट चैलेंज ये है कि हमारे पास अभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड और टेक्नोलॉजी की कमी रह जाती है, एंड एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि बायोफ्यूल के केस में भी देखने को मिलता है, फ्यूल वर्सेस फूड, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। कहते हैं इससे मेन्योर मिलेगा तो उससे खेती में भी हेल्प मिलेगी। आप फाइनेंशियल क्रेडिट एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड फीड स्टॉक की प्राइसिंग के ऊपर भी आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके दो मेंस के और प्री के क्वेश्चन। अब बात करते हैं अभी रिसेंटली असम के अंदर जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है, इसकी एक जजमेंट आई, एंड तकरीबन इसमें 27 लोगों के भविष्य को तय किया गया कि भाई ये फॉरेनर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इससे डील करती है। फॉरेन ट्रिब्यूनल फॉरेन एक्ट 1946 के अंडर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि ये डिसाइड करते हैं असम के अंदर कि एक पर्सन इंडियन है, इंडियन सिटीजन है या नहीं। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जब असम अकॉर्ड हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था 1966 की जनवरी से पहले जो भी भारत के अंदर आ गया वो इंडियन सिटीजन है। जो 1 जनवरी से 24 मार्च के बीच में आया, तो उस केस में इस पर्सन को आप कह सकते हो कि 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बट बाद में इंडियन सिटीजन वो बन जाएगा। और 24 मार्च के बाद जो भी आया वो इलीगल माइग्रेंट है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अब इसमें आर्टिकल 14 एंड 21 काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 एंड 21 आपके सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं, एक्सेप्ट जो एनिमी एलियंस होते हैं उसके अलावा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, अगर हम यहाँ पे सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात करें, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के आर्टिकल 14 एंड 21 को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे जो IMDT एक्ट था 1983 का, उसको स्ट्रक डाउन करते हुए जो फॉरेन एक्ट 1946 है उसकी प्रेमेसी को यहाँ पे सुप्रीमेसी को आप ये कह सकते हो स्टैब्लिश किया था।
तो इलीगल माइग्रेंट कोई है या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में फॉरेनर एक्ट 1946 आपका डिटरमाइन करता है। कहते हैं कि भाई देखो, असम पुलिस जो है ये आपकी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डिटेक्ट करते हैं ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं। फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो इनको डी वोटर्स या डुबियस वोटर के नाम से रिकॉग्नाइज करती है। एंड इसके अलावा नेशनल जो आपका रजिस्टर फॉर सिटीजन है, इसमें भी आप ये कह सकते हो ऐसे इंडिविजुअल्स के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो प्रूफ ऑफ बर्डन यहाँ पे पर्सन के ऊपर रहता है, उसको ये प्रूव करना होता है कि भाई क्या वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। तो कहते हैं कि भाई इसमें लाइक एक्स पार्टी के बेसिस पे कुछ ऑर्डर्स आपके पास किए गए। कुछ केसेस में स्टेट का एक्शन जो था वो वन साइडेड ही था। एंड यहाँ पे एविडेंसेस के अंदर भी काफी इजीनेस आपको देखने को मिली है। एंड मोर ओवर यहाँ पे इसके काफी सारे सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसकी सराहना करनी चाहिए, बिकॉज इसमें फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड किया, खासकर आर्टिकल 14 एंड 21 को। एंड यहाँ पे जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेशनेस को चेक किया जाएगा एंड इनजस्टिस को रोका जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये आपके दो आर्टिकल्स हैं, सॉरी क्वेश्चन है, तो देख लेना। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।